चलो देखो हेडिंग देखो, गुण नंबर 4। 3 हो गया था, चौथा गुण देखो, गुण नंबर 4। गुण नंबर 4 क्या कहता है, ये देखो, गुण नंबर 4 लिखना है, यदि किसी सारणी की, गुण नंबर 4 है, यदि किसी सारणी की दो पंक्तियां अथवा दो स्तंभ, यदि किसी सारणी की दो पंक्तियां अथवा दो स्तंभ आपस में समान हैं, दो पंक्तियां अथवा दो स्तंभ आपस में समान हैं, तो उस सारणी का मान शून्य होगा। तो उस सारणी का मान शून्य होगा। हो गया। जैसे यहां पर एक एग्जाम्पल देख रहे होगे, 1 2 3, फिर 1 2 3, उसके बाद 4 5 6। तो इसका मान शून्य क्यों होगा? क्योंकि इसमें देख रहे हो R1 बराबर किसके है, R2 के है ना। तो क्या लिख सकते हो, R1 बराबर R2। हो गया, ये काम कर सकते हो। इसी प्रकार से देखो, अगर ऐसे भी हो 1 2 3 स्तंभ, फिर दूसरा स्तंभ 1 2 3, ये हो 4 5 6, तब भी इसका मान क्या होगा, शून्य होगा, क्योंकि यहाँ C1 बराबर किसके है, C2 के। ठीक है। तो कोई भी दो पंक्ति या कोई भी दो स्तंभ आपस में अगर बराबर हैं तो उसका मान शून्य होगा। क्यों शून्य होगा देख सकते हो, इसमें C1 में से C2 घटा दो अगर, तो क्या मिलेगा, C1 में से C2 हटाएंगे तो 1 में से 1 गया 0, 2 में 2 गया 0, 3 में 3 गया 0, 0 0 0 मिल गया ना। और जब कोई एक पंक्ति अथवा कोई एक स्तंभ शून्य हो जाता है तो सारणी का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो ये चीज को ध्यान में रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी में आता है इसके। जल्दी नोट करो दोनों इसको। अब लिखो गुण नंबर 5। गुण नंबर 5, गुण नंबर 5 क्या कहता है, ये लिखो, यदि किसी सारणी में, यदि किसी सारणी में किसी अचर पद का गुणा करना हो तो, किसी अचर पद का गुणा करना हो तो, किसी अचर पद का गुणा करना हो तो उसका गुणा सारणी की, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से ध्यान देना, सारणी की किसी एक पंक्ति, सारणिक की किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ, उसका गुणा सारणी की किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ के, सारणी की किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ के सभी अवयवों में करा देते हैं।
सभी अवयवों में करा देते हैं। हो गया ना? देख सकते हो यहां पे, मान लो ये सारणिक था, दिख रहा है, इसमें हमको एक अचर पद k का गुणा कराना था। उस k का मान कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5, 1/2 3/5 या 4/7, कुछ भी हो सकता है, उससे नहीं कोई फर्क पड़ता है। अभी जब हमने आव्यूह ऐसा देखा था तो क्या हुआ था, आव्यूह अगर किसी संख्या का गुणा करा रहे थे तो क्या कर रहे थे, सभी अवयवों में कराते थे ना। लेकिन यहां पर क्या होगा, सभी अवयवों में नहीं होगा, किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ में ही होगा। ध्यान देना, चाहे R1 में कराओ, चाहे R2 में या R3 में, या C1 में या C2 में या C3 में, 6 में से किसी एक में ही तुम करा सकते हो। तो क्या करते हैं हम, मान के चलो R1 में करा देते हैं, 1 K हो जाएगा, फिर 2 K हो जाएगा, और कितना K हो जाएगा, 3 K, और 3 2 7 नीचे बचा रहेगा, और 4 5 6 बचा रहेगा। ये दोनों इस प्रकार से हो जाएंगे। हो गया ना? मान लो इसी k का गुणा हम किसी स्तंभ में कराना चाहें, इसके स्तंभ में करा दे, मान लो 1 3 4 इसको लिखे, दूसरे स्तंभ में करा रहे हैं। किसमें करा रहे हैं? दूसरे में। तो दूसरे के सभी अवयवों में करा दो, 2 k और कितना k, 5 k, और 3 7 6, दिखाई दे रहा है? हो जाएगा। चाहे किसी पंक्ति में कराओ, चाहे किसी स्तंभ में कराओ, मान में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है, क्योंकि देखो इसी के बराबर ये भी है, इसी के बराबर ये भी है, दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे, तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, चाहे किसी पंक्ति में करा दो, चाहे किसी स्तंभ में करा दो। ये बात को ध्यान में रखते रहना। यहां से एक निष्कर्ष और निकलता है, कुछ देख रहे हो, अगर ये इसके बराबर है तो ये भी तो इसके बराबर होगा। अगर इस साइड से ये इसके बराबर है तो इस साइड ये इसके भी तो बराबर होगा ना। तो अब क्या समझ सकते हो तुम, जैसे तुम एक एग्जाम्पल समझ लो, मान लो 2 का गुणा कराते हो x प्लस y में, कराते हो ना, तो क्या होता है, 2x प्लस 2y, या हम कहें तो इसमें से 2 कॉमन कर ले तो फिर x प्लस वाई, अर्थात ये वाला बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा, बचेगा। निष्कर्ष क्या निकला, जो 2 का गुणा हमने कराया वो 2 कॉमन भी तो कर सकते हैं, तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे कि यदि किसी पंक्ति अथवा किसी स्तंभ में कोई अवयव उभयनिष्ठ दिखता है, कोई अवयव क्या दिखता है, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब जो सब में हो, उसे हम कॉमन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, कॉमन। जैसे यहां पे देखें तो पहली पंक्ति में तीनों में k दिख रहा है ना, दिखाई दे रहा है, तो हम k कॉमन करके बाहर ला सकते हैं, इसकी तरह हो जाएगा। इसी प्रकार यहां देखो दूसरे स्तंभ में हर जगह तुम्हें k दिख रहा है ना, दिख रहा है, इसका मतलब हम k फिर कॉमन कर सकते हैं। वही उल्टा रूल हो जाएगा, जैसे सीधा रूल है कि अगर अवयव का गुणा करना होगा तो किसी पंक्ति या किसी स्तंभ में कर देंगे, तो उसी को उल्टा पढ़ दो ना कि किसी पंक्ति अथवा किसी स्तंभ में अगर कोई उभयनिष्ठ चीज है तो उसे हम क्या कर सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं। हो जाएगा ना, गुणा का उल्टा कॉमन ही तो होगा। यहाँ पे देखो 2 का गुणा हुआ है, फिर यहाँ पे 2 कॉमन हुआ है, दिखाई दे रहा है, बात तो एक ही है। गुणा का उल्टा कर देंगे, कॉमन बन जाएगा। तो कॉमन अगर मिल रहा है तो उसे हम कॉमन कर लेंगे, किसमें, किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ में। सभी में मत खोजने लगना कि सभी अवयवों में कॉमन हो, किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ में कॉमन होना चाहिए, ठीक है। पहले जैसे में ये दोनों लिख लो, ये और ये, तब उसके बाद इसका उल्टा इंडिकेट करके लिखवाते हैं। अब इसी के नीचे इंडिकेट पॉइंट लिखो, इंडिकेट पॉइंट। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि
किसी सारणी की, यदि लिखना पहले, यदि किसी सारणी की, यदि किसी सारणी की किसी एक पंक्ति अथवा, या किसी एक मत लिखो, किसी पंक्ति लिख लो, किसी पंक्ति अथवा किसी स्तंभ में, किसी पंक्ति अथवा किसी स्तंभ में कोई अवयव सार्वनिष्ठ है तो, किसी पंक्ति अथवा किसी स्तंभ में कोई अवयव सार्वनिष्ठ है तो उसे कॉमन कर लेते हैं। सार्वनिष्ठ लिखना, सार्वनिष्ठ माने सभी में, सार्वनिष्ठ है तो उसे कॉमन कर लेते हैं। हो गया ना। जैसे में देखो, जैसे इसमें क्या होगा, देखो मान लो एक सारणिक है, इस सारणिक में था 1 2 3, फिर 6 9 12, 2 4 5। इस सारणी की किसी पंक्ति या किसी स्तंभ में कोई अवयव कॉमन दिख रहा है या सार्वनिष्ठ दिख रहा है? अगर हम R2 को पकड़े तो R2 के सभी अवयव 3 से कट जाएंगे, कटेंगे ना। इसका मतलब दूसरी पंक्ति में 3 सार्वनिष्ठ है कि नहीं? ध्यान से समझना, 3 का गुणा हुआ है ना, इसका मतलब दूसरी पंक्ति के सभी अवयव में। तो क्या करेंगे, दूसरी पंक्ति में से हम 3 बाहर निकाल देंगे। अब 3 तुमने बाहर निकाला तो अंदर बचा क्या? तुमने किसमें से निकाला? किसमें से निकाला जी? R2 में 3 सार्वनिष्ठ है, तो R2 में निकालोगे तो परिवर्तन R2 में ही होगा। R1 और R3 जैसे हैं वैसे ही लिख दिए जाएंगे। मतलब 1 2 3, और इसमें 6 9 12 होगा ना, तो 3 दूना 6, 3 3 9, 3 चौका 12, इसी में से कॉमन हुआ था ना, तो इसको कम कर दिए। फिर ये 2 4 और 5 ऐसे बचा हुआ है, दिखाई दे रहा है, दोनों आपस में बराबर हो गया ना, तो नोट कर सकते हो। इसी तरह से हम कॉमन कर सकते हैं। मान लो किसी स्तंभ में मिला तब भी कॉमन कर सकते हो। ऐसे दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं। ऐसे मान लो 3 6 9, 2 3 5 6 7 4। यहां देख रहे होगे कि पहले स्तंभ में से सब में 3 कॉमन हो सकता है, होता है ना। तो पहले स्तंभ में सब में से 3 कॉमन हो सकता है, 3 निकाल दो तो इसमें बचेगा 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, और फिर 2 3 और 5 बचा हुआ है, फिर 6 7 और 4 बचा हुआ है। इस तरह से कर सकते हो। तो लिख लो इसको भी जैसे में, दोनों चाहे पंक्ति से कॉमन हो चाहे स्तंभ से कॉमन हो, कॉमन कर सकते हो। अब ये 5 गुण एकदम इंपॉर्टेंट है, लगभग सवालों में प्रयोग होंगे, इसलिए इनको ध्यान में रखना। आगे लिखो गुण नंबर 6। गुण नंबर 6, गुण नंबर 6 हो गया। इसमें लिखो यदि किसी सारणिक की, यदि किसी सारणिक की कोई पंक्ति अथवा स्तंभ, यदि किसी सारणिक की कोई पंक्ति अथवा स्तंभ
का कोई पंक्ति अथवा स्तंभ का प्रत्येक अवयव दो या दो से अधिक पदों का योग है। प्रत्येक अवयव दो या दो से अधिक पदों का योग है। प्रत्येक अवयव दो या दो से अधिक पदों का योग है तो वह सारणिक उसी कोटि के दो या दो से अधिक सारणिकों के उसी कोटि के दो या दो से अधिक सारणिकों के योग के रूप में टूट जाती है। हो गया ना? देखो इसको एक बार पढ़ लो तब समझो। प्रथम सारणिक लिख लेते हैं। पढ़ लिए? क्या लिखना है बताओ? देख के नहीं बताएंगे, बोलेंगे। सुनो ध्यान से क्या कह रहा है। यदि किसी सारणी की कोई पंक्ति अथवा स्तंभ का प्रत्येक अवयव दो या दो से अधिक पदों का योग है तो इसमें देख सकते हो जो R1 है वो दो पदों का क्या है? दो पदों का क्या है? योग है ना? दिखाई दे रहा है? तो दो या दो से अधिक पदों का अगर योग है तो इस सारणिक को हम उसी कोटि के दो या दो से अधिक सारणिकों के योग के रूप में तोड़ सकते हैं। तो ये दो पदों का योग है ना, तो इसलिए आगे हम इसी तरह का दो सारणिक इसको तोड़ सकते हैं। कैसे? ध्यान से देखना यहां पे। पहली बार और प्लस दूसरी बार दो सारणिक टूटेगी। कैसे टूटेगी? ध्यान से देखो। इसका पहला अवयव क्या है? x है, फिर x है, फिर x है। देख रहे हो? उसके बाद दूसरा अवयव क्या है? 3 है, 2 है, 1 है, फिर 4 है, 6 है और 7। दिखाई दे रहा है? तो दूसरी सारणी कैसे लिखोगे? दूसरी सारणी में इसके शेष बचे दूसरे अवयवों को लिख दो, बाकी वही रहेगा। तो क्या होगा? 3 लिखोगे, 2 लिखोगे, 5 लिखोगे, फिर नीचे रहेगा तुम्हारा 3, 2, 1 और ये रहेगा 4, 6 और 7। दिखाई दे रहा है ना? तो अब एक चीज तुम्हें समझ में आ गई होगी यहां से। जब पिछले अभ्यास में हमने आव्यूहों का योग पढ़ा था तो आव्यूहों का योग कैसे पढ़े थे? संगत अवयवों में संगत अवयवों को जोड़ रहे थे ना। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? अब अगर मान लो ये तुमको दिख रहा था, ये नहीं था हमारे पास, ये दोनों था ना, तो इन दोनों को जोड़कर अगर एक आव्यूह बनाना होता तो क्या सभी संगत अवयवों को जोड़ते? नहीं,
कोई एक पंक्ति अथवा कोई एक स्तंभ के सभी अवयव जुड़ेंगे। कोई एक पंक्ति अथवा कोई एक स्तंभ के सभी अवयव जुड़ेंगे, वो तुम्हें आव्यूह देखने के बाद पता चल जाएगा। शेष दोनों पंक्तियां समान होंगी तो तीसरी पंक्ति जुड़ेगी। ठीक है, अगर दोनों स्तंभ समान होंगे तो तीसरा स्तंभ जुड़ेगा। तो पहले इसमें देखो दो पंक्ति समान है कि नहीं। ये जो दोनों आव्यूह हैं इसमें देखो कोई दो पंक्ति समान है, कौन कौन सी? R2 और R3 समान है, तो R2 और R3 नहीं जुड़ेंगे, तुमको योगफल में भी वैसे ही R2 R3 लिखना होगा। जुड़ेगा कौन? जो अलग अलग है। कौन जुड़ेगा? R1 से R1, x में +3, x में +2, x में +5, और बाकी के दोनों जो बराबर थे उनको वैसे ही लिख दिया जाएगा। ये नहीं करना है कि 3 में 3 जोड़ के 6 कर देना है, 2 में 2 जोड़ के 4 कर देना, ऐसा नहीं करना। जो पंक्तियां अथवा जो स्तंभ भिन्न भिन्न हैं वही जुड़ेंगे, और जो समान है वो नहीं जुड़ेंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। तो जो समान है इन दोनों को देखो वैसे ही उतार दिया गया, और जो भिन्न भिन्न था उनको जोड़ दिया गया। दिखाई दे रहा है? उल्टा भी कर सकते हो इसको। तो जैसे मैं इसको लिख, जैसे पंक्ति में किए हो वैसे ही स्तंभ में भी कर सकते हो। अब लिखो गुण नंबर 7। गुण नंबर 7, यदि किसी सारणी की हो गया, किसी पंक्ति अथवा स्तंभ, किसी पंक्ति अथवा स्तंभ के, किसी सारणी की किसी पंक्ति अथवा स्तंभ के, क्या लिखे? किसी पंक्ति अथवा स्तंभ के सभी अवयवों में किसी अचर पद से गुणा करके उसे किसी दूसरी पंक्ति या स्तंभ में जोड़ या घटा दिया जाए। किसी दूसरी पंक्ति या स्तंभ में जोड़ या घटा दिया जाए। किसी दूसरी पंक्ति या स्तंभ में जोड़ या घटा दिया जाए। हो गया? तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कहने का मतलब दोनों सारणी बराबर होंगे। ठीक है, जैसे तुम देख सकते हो
जैसे में क्या होगा, मान लो हमारे पास एक तारीख है एक्स वाई जेड ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। अब इसमें हम कोई प्रक्रिया करना चाहें, किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ को उठाएं और उसमें किसी संख्या से गुणा कर दें और फिर उसे किसी दूसरी पंक्ति या स्तंभ में जोड़ घटा दें, ठीक है ना। ये बात को ध्यान में रखना है। तो क्या होगा, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये भी यही कहता है। जैसे किसमें गुणा कराए, C1 से कराए, C1 में कराए या R1 में कराए, मतलब पंक्ति में कराया जाए कि स्तंभ में, स्तंभ में। चलो देखो, हम क्या करते हैं, C2 में गुणा कराते हैं, C1 में जोड़ते हैं, या C1 में गुणा कराते हैं, किसमें जोड़ते हैं, C2 में जोड़ते हैं। कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अर्थात C1 में नीचे लिखा है, C1 में 2 से गुणा करके उसे C2 में जोड़ने पर घटा भी सकते हो। ध्यान देना, C1 में 2 से गुणा करके उसे C2 में जोड़ने पर, तो परिवर्तन केवल C2 में होगा। तुम C2 में जोड़ रहे हो ना, C1 और C3 जैसे थे वैसे ही लिखे जाएंगे, मतलब C1 और C3 तो जैसे हैं उनको उतारो, X A और D, फिर तुम्हारा इधर Z C और क्या F दिख रहा है ना। परिवर्तन कहाँ होगा, तुम किसमें जोड़ने की प्रक्रिया कर रहे हो, C2 में, तो परिवर्तन C2 में होगा। और C2 में कैसे जोड़ रहे हो, C2 के पहले अवयवों को लिख दो, Y V और E। जोड़ किसको रहे हो, C1 में 2 का गुणा करके, ठीक है। तो C1 तुमको दिख रहा है ये, इसमें 2 का गुणा करोगे 2x हो जाएगा, 2a हो जाएगा और 2d हो जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे C1 में तुम 2 का गुणा कर दो, कुछ नहीं कर सकते। वहां पे जहां जोड़ोगे ना वहां 2 का गुणा करके लिखोगे, मतलब y में इसमें 2 का गुणा करके जोड़ना है तो क्या हो जाएगा 2x, b में इसमें 2 का गुणा करके जोड़ना है तो क्या हो जाएगा 2a, e में इसमें d का गुणा, d में 2 का गुणा करके e में जोड़ना है तो 2d हो जाएगा। दिखाई दिया, बाकी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी वैसे ही रहने वाले, हो जाएगा ना। तो नोट कर लो इसको। यहां पे लिख लेना, यही प्रक्रिया हम किसी पंक्ति में भी कर सकते हैं। यही प्रक्रिया हम किसी पंक्ति में भी कर सकते हैं। बात को ध्यान से समझना, जिस पंक्ति या जिस स्तंभ में तुम्हें जोड़ना है परिवर्तन वहीं पर होगा, बाकी की पंक्तियां और स्तंभ वैसे ही लिखे जाएंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है, ये ध्यान में रखे रहना। यहां पे जोड़ने पर आगे लिख लेना अर्थात। अर्थात हमने किया क्या, जो C2 था उसमें C1 में 2 का गुणा करके जोड़ा है, जोड़े ना। C2 बराबर C2 प्लस कितना C1, 2C1, यही तो अर्थ निकला है, देख सकते हो। C2 है तुम्हारा Y B और E, दिख रहा है, प्लस 2C1, C1 में 2 का गुणा करके जुड़ा है, 2x 2a 2d, दिखाई दे रहा है ना। ऐसा ही काम हम किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ में कर सकते हैं, हो जाएगा। परंतु पंक्ति का पंक्ति के साथ और स्तंभ का स्तंभ के साथ ही करना है। ऐसा नहीं है कि पंक्ति में 2 का गुणा करा के उसको स्तंभ में जोड़ दो, ध्यान में रखे रहना।
देखिए अब नीचे एक सिंगल इंडिकेट पॉइंट लिखो, सिंगल इंडिकेट पॉइंट। यह प्रक्रिया पंक्ति से पंक्ति में या स्तंभ से स्तंभ में ही कराई जा सकती है। यह प्रक्रिया पंक्ति से पंक्ति में या स्तंभ से स्तंभ में कराई जा सकती है। हो गया, ये रूल याद रखना है। अब नीचे लिख सकते हो एक इंडिकेट पॉइंट, सारणिक के इस गुण से निष्कर्ष निकलता है कि सारणिक के इस गुण से निष्कर्ष निकलता है कि हो गया ना, हम सारणिक की किसी पंक्ति या स्तंभ में, सारणिक की किसी पंक्ति या स्तंभ में हो गया ना, कोई पंक्ति या स्तंभ, क्रमशः लिखना, क्रमशः कोई पंक्ति या स्तंभ, क्रमशः कोई पंक्ति या स्तंभ जोड़ या घटा सकते हैं। क्रमशः कोई पंक्ति या स्तंभ जोड़ या घटा सकते हैं। क्रमशः लगाने का अर्थ क्या है, पंक्ति के साथ पंक्ति होगी, स्तंभ के साथ स्तंभ होगा, ठीक है ना। कोई पंक्ति या स्तंभ जोड़ या घटा सकते हैं, हो जाएगा ना। जैसे ध्यान से समझना, यहां तुम्हें दिख क्या रहा है, C2 बराबर हमने किया C2 + 2C1, किया ना। हम 2 की जगह 1 का भी तो गुणा कर सकते थे। उसने तो ऐसा कहा नहीं कि इसका गुणा नहीं करना, उसने केवल कहा किसी अचर पद का गुणा करना है। एक भी तो अचर पद होता है। इसका मतलब हम इसमें 1 का अगर गुणा कर दें तो C2 + C1 हो जाएगा, होगा। अर्थात स्तंभ में कोई भी स्तंभ जोड़ या घटा दे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो जैसे कुछ प्रक्रियाएं लिख लो, क्या क्या कर सकते हो। देखो, तुम चाहो तो R1 बराबर R1 में R2 जोड़ सकते हो, R3 भी जोड़ सकते हो, क्योंकि उसने कहा कोई पंक्ति जोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हो गया ना। तो हमने R2 भी जोड़ दिया और R3 भी जोड़ दिया, हो गया ना। उसके बाद देखो, अगर घटाना चाहो तो घटा भी सकते हो। दिखाई दे रहा है, घटाना चाहो तो घटा भी सकते हो, या इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, R1 माइनस कोष्ठक में R2 + R3, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। अर्थात R2 और R3 को जोड़कर किसमें से घटाया जाए, R1 में से घटाया जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। या ऐसे कह दो, R1 में से R2 और R3 घटाने पर, R1 में से R2 और R3 घटाने पर, अर्थात X - A - B, Y - B - E, B - C - F, किसकी जगह पे लिखना है, R1 की जगह पे लिखना है। जो इधर है वो उसी में प्रक्रिया होगी। इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो तुम। R1
को हमने R1 माइनस R2 लिखा है ना, R1 बराबर हम R2 माइनस R1 नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि जिस पंक्ति या स्तंभ में तुम प्रक्रिया करना चाहते हो वो पंक्ति या स्तंभ हमेशा पहले होनी चाहिए, ये याद रखे रहना। जिस पंक्ति या स्तंभ में तुम क्रिया करना चाहते हो वो पंक्ति या स्तंभ हमेशा पहले होना चाहिए। अर्थात हम R1 बराबर R1 माइनस R2 ही लिख सकते हैं, R2 माइनस R1 नहीं लिख सकते हैं, यह गलत है। ठीक है, तो इसको याद रख लें, यह गलत। इसी प्रकार देखो, अगर तुम R2 में कोई क्रिया करना चाहो तो भी कोई नहीं रोकेगा तुमको। R2 में भी तुम स्वतंत्र होकर अपनी प्रक्रिया कर सकते हो, अर्थात R2 में R3 जोड़ सकते हो, R1 भी जोड़ सकते हो, लेकिन R2 पहले होना चाहिए। ठीक है ना, बाद में R3 जोड़ लो, R1 जोड़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाद में तुम R2 में R3 घटा दो, R1 घटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। R2 में से तुम R3 घटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। R2 में से तुम R1 घटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सारे के सारे मान वही होंगे। लेकिन जो है प्रक्रिया उसी में करोगे तुम, बाकी की चीजें वैसे ही उतारनी होगी। ठीक है ना, ध्यान से समझना। अगर हम R2 में से R1 घटाना चाहते हैं तो हम R2 से R1 घटाएंगे तो, लेकिन R1 और R3 जैसे हैं वैसे ही लिखेंगे। जैसे यहाँ हमने C2 में 2 का गुणा करके जोड़ा था C1 को ना, तो C1 और C3 को तो हमने वैसे उतारा था, कुछ नहीं किया था। इसी प्रकार यहाँ पे R2 में से R1 घटाना चाहते हैं, देखो एक एग्जांपल के द्वारा हम इसको समझा देते हैं। अगर हम R2 में से R1 घटाना चाहते हैं तो हमको R1 और R3 को टच भी नहीं करना है, जैसे हैं इनको वैसे ही लिख देना है। अर्थात x y z, नीचे वाला d e और f। तुम किसको घटाना चाहते हो? R2 में से R1 को, तो R2 में से R1 को घटा के लिखते जाओ, a माइनस x, b माइनस y, c माइनस z। ये सब प्रक्रियाएं करनी है, हो जाएगा ना, ये काम करना है। मान लो तुम R2 में से R3 घटाना चाहते थे, इसको घटाना चाहते थे R2 में से R3, तो क्या करोगे? यही हटाएगा और R3 में से घट जाएगा a माइनस d, उसके बाद से b माइनस e, c माइनस f, हो जाएगा। मान लो तुम R2 में से R3 और R1 दोनों घटाना चाहते थे, मूड घूम गया तुम्हारा, दोनों घटाना चाहते हो, तो R3 भी घटाए और इसके बाद माइनस में करके R1 भी घटा दो, अर्थात माइनस x भी कर दो, माइनस y भी कर दो और माइनस z भी कर दो। आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला, ये दोनों बराबर ही होंगे। ठीक है ना, ये प्रक्रिया। यही तुम R1 के साथ भी कुछ भी कर सकते हो। तुमने इतना कर लिया ना, R1 के साथ भी कर सकते हो। R1 के साथ अगर करना चाहते हो, मान लो तुम R1 में R2 घटाना चाहते हो, R1 में R2 घटाना चाहते हो, तब तुम्हें R2 और R3 को वैसे ही उतारना पड़ेगा। R2 और R3 को तुम्हें वैसे ही उतारना पड़ेगा और R1 में से R2 घटा दो, x माइनस a, y माइनस b, z माइनस c। देख रहा है, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये प्रक्रिया तो हमारी पंक्तियों के साथ है। ऐसे कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। R1 बराबर R1 प्लस 2 R2 भी कर सकते हो, ये तो हमने देख लिया पीछे, देखा कि नहीं देखा? गुणा करके भी जोड़ सकते हैं ना, गुणा करके घटा भी सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हो तुम। 1/2 R2 भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अचर पद का ही तो गुणा कराना है। अचर पद कुछ भी हो, उससे हमसे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 हो चाहे 1/2 हो, चाहे 5 हो चाहे 1/5 हो, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। 1/2 करने का मतलब उसके सभी अवयवों में 2 से भाग दे रहे हैं। ठीक है, अर्थात यहाँ पे हम अगर R1 में से 1/2 R को घटाना चाहते हैं तो R2 के सभी अवयवों में 2 का भाग देकर घटाना पड़ेगा। देख रहे हो, ये प्रकार हो जाएगा। तो किसी भी पंक्ति में कोई भी पंक्ति को तुम जोड़ दो, घटा दो, गुणा करके जोड़ दो, घटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ सकता है। लेकिन एक चीज यहाँ पे ध्यान में रखना, R2 बराबर ये नहीं कर सकते हो। दिख रहा है ना, दिखाई दे रहा है? मतलब जिस पंक्ति में तुम प्रक्रिया कर रहे हो, एक मिनट इसको R1 करते हैं,
जिस पंक्ति में तुम प्रक्रिया कर रहे हो उस पंक्ति में गुणा या भाग ही नहीं करा सकते। नहीं किधर उधर हो जाओ, थोड़ा सा और कंसीडर कर लो, सही है। ध्यान देना, ये जो R1 है इसके बराबर हमने लिखा 3R1 + 2R2। दो में तो गुणा किया, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन जो तुमने R1 में गुणा किया वो गलत हो, अर्थात गुणा हम R1 में नहीं कर सकते। ध्यान देना, यहां से निष्कर्ष क्या निकला कि जिस पंक्ति या जिस स्तंभ में हम प्रक्रिया करना चाहते हैं उसमें हम गुणा भाग नहीं कर सकते, उसको वैसे ही रखना है। जिसको करना चाहते हो या जिसको जोड़ना या घटाना चाहते हो उसमें तुम किसी का गुणा भाग कर सकते हो जाएगा। यही सारी प्रक्रिया हम स्तंभों में कर सकते हैं। किसमें कर सकते हैं? स्तंभ में। अर्थात हम C1 बराबर C1 + C2 + क्या लिख सकते हैं? C3। C2 बराबर C1 - C3 भी लिख सकते हो, मतलब C2 बराबर C2 - C1 - C3 भी लिख सकते हो, क्योंकि घटाना है कुछ भी कर दो। उसके बाद C2 बराबर C1 + C2 + 3C1 भी कर सकते हो, कुछ भी कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इन पॉइंट्स को सबको उतार लो लाइन से, इन सब की जरूरत पड़ेगी। अगला अभ्यास पूरा इसी पे टिका हुआ है। अगर ये नहीं समझे हो तो अगला अभ्यास का तुम एक सवाल नहीं लगा सकते, ये ध्यान दिया है। अरे शुरू का 2-4 गिनती वाला लगा लोगे, लेकिन बात का तो नहीं लगा पाओगे, गारंटी है। इसलिए इसको ध्यान में रखना होगा। किसी भी पंक्ति में कोई भी पंक्ति अथवा स्तंभ जोड़ या घटा सकते हो। अब एक काम, एक ही साथ दो प्रक्रिया नहीं कर सकते हो, एक ही साथ दो प्रक्रिया नहीं कर सकते हो। कैसे? एक चीज देखो, मान लो हम यही लिख दें R1 बराबर R1 - R2, तो R2 बराबर लिख दें R2 - R1। दिखाई दे रहा है? ये दोनों प्रक्रियाएं एक साथ नहीं हो सकती हैं। क्यों नहीं हो सकती हैं? क्योंकि एक तो तुम R1 में यहां परिवर्तन कर रहे हो, देख रहे हो नहीं देख रहे हो, दूसरे तुम R2 में से R1 को भी घटा भी दे रहे हो, घटा रहे हो नहीं घटा रहे, तो ये तर्क संगत नहीं है। वहां इसमें परिवर्तन कर रहे हो, फिर यहां कह रहे हो हम इसमें घटाएंगे भी। अरे R1 बदल चुका है, अब R1 ये हो चुका है, देख रहे हो। इसका मतलब अगर तुम घटाना चाहते हो R2 में से तो अब इसको घटाना पड़ेगा, इसको नहीं। समझ गए? तो इसीलिए नियम कहता है कि पहले एक ही प्रक्रिया करो तुम। लेकिन हम थोड़ा दिमाग लगाएंगे, जल्दी जल्दी काम करेंगे। ये R2 - R3 तुम यहां कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? क्योंकि तुम ऊपर की प्रक्रिया R1 में कर रहे हो ना, कर रहे हो, और नीचे की प्रक्रिया का R1 से कोई लेना देना है? नीचे की प्रक्रिया में कहीं R1 आया है? नहीं आया है। तो अगर नीचे की प्रक्रिया में कहीं R1 नहीं आया तो दो काम एक साथ कर सकते हो, अर्थात R1 में से R2 भी घटा सकते हो और R2 में से R3 भी घटा सकते हो, A - D, B - E और C - F। हो जाएगा ना? तो दो प्रक्रिया कब एक साथ कर सकते हो? जब पहली प्रक्रिया दूसरी प्रक्रिया से कोई मतलब न हो जाएगा ना, ये याद रखना है। नहीं तो पता चला कि हम एक एक प्रक्रिया पकड़े रहेंगे तो सवाल बहुत बड़ा होता जाएगा। तो दो प्रक्रिया कब एक साथ करना? जब एक प्रक्रिया दूसरी प्रक्रिया से कोई संबंध न हो। ठीक है ना? तो इन सबको लिख लो फटाफट। ये इतने काम है किए जा सकते हैं, जिनके बीच में गलत है वही भी लिख लेना, गलत वाला भी लिखना, जिससे पता चले कि ये गलत है। फटाक से छाप लो, बाकी चीजें अब कल होंगी। इसको R1 के बराबर कर लेना, R1 बराबर, क्योंकि R2 बराबर तो R1 से शुरू ही नहीं हो सकता है। दिखाई दे रहा है? जिसके बराबर लिख रहे हो शुरू उसी से करना है, बदल लेना इसको, R1 बराबर करना, R1 बराबर R1 - 1/2 R2। जिसके बराबर कर रहे हो शुरुआत उसी से होनी है, अर्थात जिस पंक्ति में घटा रहे हो पहले वो पंक्ति होनी चाहिए, फिर जिसको घटा रहे हो बाद में वो होना चाहिए।
नहीं तो पता चला घटाने वाले को पहले कर दो उसको बाद में कर दो तो गलत हो जाएगा।